आज मैं आपको एक स्क्वाट मोबिलिटी रूटीन दिखाने जा रहा हूं जिसे आप 10 मिनट में कर सकते हैं। दोस्तों, YouTube चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। आज ओलंपियन चार्ड वॉन हमारे साथ हैं और हम एक स्क्वाट मोबिलिटी रूटीन दिखाएंगे जो हर कोई कर सकता है। देखें हमारे पैरों पर क्या नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप यह रूटीन नंगे पैर करें। अब हम पूरी प्रक्रिया बताएंगे। यह एक स्क्वाट वेरिएशन और गतिशीलता ड्रिल के बीच में आगे पीछे चलता रहता है। आज हम अपनी एड़ियां ऊंची करके शुरू करेंगे। हम 2.5 किलो की वैध प्लेटों का उपयोग कर रहे हैं। कोई छोटी प्लेट लें ताकि आप अपनी एड़ियों को थोड़ी ऊंचाई दे सकें। और हम जो करने जा रहे हैं वो है एक प्लेट उठाना। आप एक गॉबलेट स्क्वाट कर सकते हैं केतली बेल के साथ, या यहां तक कि डंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास ज्यादा प्लेट्स उपलब्ध नहीं हैं। अपने पैरों को पूरी तरह से सीधा आगे की ओर रखें। पैरों की स्थिति को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर रखें और फिर पूरी तरह नीचे तक बैठें। अब आप इस नीचे की स्थिति को 3 सेकंड तक पकड़ कर रखें। जितना गहरा जा सकें जाएं, और यदि आपको प्लेट थोड़ी आगे निकालनी पड़े तो यह ठीक है। यह आपकी मदद करेगा गहरा स्क्वाट करने में और आपकी छाती ज्यादा सीधी रहेगी। अब वापस ऊपर आ जाएं। आज मैं आपको 3 सेकंड के गहरे स्क्वाट का प्रदर्शन करूंगा और घर पर मैं चाहता हूं कि आप शुरुआत में 10 बार करें। तो फिर से वापस ऊपर आ जाएं, प्लेट को सामने की ओर धकेलें, 1 2 3 और फिर वापस ऊपर आ जाएं। तो यह है पहला कदम। 10 सेकंड के लिए यह 3 सेकंड की पकड़ होगी। आप इधर आएंगे। हमारा पहला मोबिलिटी अभ्यास एक बॉक्स एंकल स्ट्रेच है। आप एक बेंच या बॉक्स खोजें, अपना पैर उसे पर उठाएं। यह सुनिश्चित करें कि आपका घुटना आपके बाहरी पैर की सीध में ही हो। आप गलत स्थिति में खिंचाव नहीं डालें। यहां से आप बॉक्स पकड़ सकते हैं या अपनी छाती धक्का दे सकते हैं। घुटने को जितना आगे ले सकते हैं ले जाएं। बाहरी उंगलियों के ऊपर उस स्थिति को दोहराते हुए जिसे गहरे स्क्वाट के नीचे देखना चाहते हैं, और यह आपके पिंडली के पीछे की एड़ी वाले हिस्से में एक अच्छा खिंचाव लाएगा। आप इसे 10 सेकंड तक पकड़ कर रखना है। इनमें से 5 करने हैं। हमारा लक्ष्य गतिशीलता और लचीलापन सुधारना है, बिना हमारी शक्ति उत्पादन को घटाए, जो हम व्यायाम के बाद मांसपेशियों से ले सकते हैं। इसलिए हम अपनी स्ट्रेचिंग की अवधि को केवल लगभग 10 सेकंड तक सीमित रखने की योजना बना रहे हैं। यह बहुत बहुत सहायक होगा। तो फिर से इनका 5 बार 10 सेकंड के लिए, और फिर हम भाग 2 पर जाते हैं। जो चार्ट यहाँ डेमो करने जा रहा है, हाँ, अगला स्क्वाट वेरिएशन जिसे हम उपयोग करने जा रहे हैं वह सपोर्ट स्क्वाट है। अगर आप इस तरह के स्क्वाट रैक का उपयोग कर रहे हैं तो सामान्यतः मैं चाहता हूँ कि आप इसे थोड़ा वजन दें, क्योंकि मैं सच में चाहता हूँ कि आप इसे खींच सकें और आप इसे 1 मिनट में देखेंगे। मैं अपने पैर इस खड़े हिस्से से लगभग 1 फुट की चौड़ाई पर रखने जा रहा हूँ। मैं इसे लगभग 1 फुट मापने जा रहा हूँ। आपके फुट के हिसाब से मैं अपने पैरों को अपनी स्क्वाट स्टांस में रखूँगा। कभी कभी मैं इसे बढ़ा भी दूंगा। आमतौर पर मैं चाहता हूं कि लोग अपने पैरों को उस स्थान से फैलाएं जहां वे सामान्यतः बैठते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग थोड़ा चौड़े, थोड़ा बाहर की ओर बैठते हैं और कई बार ये गतिशीलता की सीमाओं के कारण होता है। अगर आप अपने पैर की स्थिति को थोड़ी बढ़ा सकते हैं तो इससे आपको अधिक गतिशीलता प्राप्त होगी, स्क्वाट में भी सुधार होगा और आपकी स्थिति भी बेहतर होगी। आमतौर पर अगर आपके पैर यहाँ हैं तो आप हर तरफ 1 इंच अंदर लाएं और उंगलियों को 5 डिग्री अंदर की ओर मोड़ दें। आप अपनी हदों को पार करेंगे और थोड़ा बेहतर खिंचाव पाएंगे। फिर से 1 फुट दूरी पर मेरे पैर स्क्वाट पोजीशन में हैं। मैं चाहें तो पैरों की अंगुलियों को अंदर कर सकता हूं बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए, पर मैं इसका समर्थन उतना लूँगा जितना मुझे नीचे स्क्वाट करने के लिए चाहिए। फिर मैं सीधा खड़े होकर नीचे पहुंचूंगा और अपने कूल्हों को आगे खींचूंगा। और मैं इसे ज़्यादा ताकत से नहीं खींच पा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा पाएं, एक पुलअप रिग या कुछ ऐसा जिससे आप अपने कूल्हों को जितना आगे खींच सकते हैं उतना खींचें। यह आपको सीधा रखने में मदद करेगा। समझें और महसूस करें कि आपकी टखना सीमा पर है। मैं नहीं चाहता कि आप पीछे झुकें जब उंगलियां ऊपर हों और पिंडली सीधी हो। अगर आपके पास वह गतिशीलता है तो हमें उससे आगे रहना होगा और कंधों को सीधे पैर के ऊपर रखना होगा। हम आमतौर पर इसे इस क्रम में 30 सेकंड तक पकड़ेंगे। आप चाहें तो इसे थोड़ा और लंबे समय तक पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब अपनी अगली स्क्वाट पूरी कर हम बढ़ते हैं अगली गतिशीलता ड्रिल की ओर। अन्य गतिशीलता ड्रिल, हाँ, यह एरन की टखने ड्रिल के साथ या आप जो कोई और टखने की ड्रिल अपनाएंगे उसके साथ है। आमतौर पर जब आपने टखने पर काम कर लिया हो, हम टिबियल रोटेशन ड्रिल करना चाहते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। इसमें हम एक बॉक्स का भी उपयोग करेंगे। उसी तरह से अपना पैर यहाँ ऊपर रखकर मैं अपना बायां हाथ लूँगा। मैं अपने बाएं पैर को स्ट्रेच कर रहा हूँ और ये सुनिश्चित करूँगा कि वह घुटने के अंदर हो। ठीक है, हम यहाँ नहीं होना चाहते, लेकिन इस घुटने के अंदर मैं इस हाथ का उपयोग करने जा रहा हूँ ताकि मेरे बड़े पैर के अंगूठे को प्लेटफॉर्म पर मजबूती से रखने के लिए कि मेरा पूरा पैर नीचे रहे और तिपाई पूरी तरह सक्रिय हो सके, ये सुनिश्चित करना है। मैं अपनी एड़ी को नीचे रखने के लिए यहाँ अच्छे से पकड़ बनाए रखूँगा और पिंडली को अपेक्षाकृत सीधा रखते हुए
मैं अपने ग्लूट को सक्रिय करते हुए उसे दबाऊंगा ताकि घुटना बाहर धकेले। सही करने पर आपको प्रभाव ग्लूट्स में महसूस होगा। ठीक है, तो मैं इसे 5 से 10 सेकंड तक पकड़े रखूंगा। छोड़ें, बाहर, इसे 5 से 10 सेकंड तक पकड़े रखें। यहाँ हम फिर से 5 से 10 दोहराव कर सकते हैं। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं इसे थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं अपने घुटने के साथ, और वही करें। पूरा समय अपने शरीर को जितना हो सके सीधा रखने की कोशिश करें। और फिर हर बार 5 से 10 सेकंड के लिए इसे पकड़ कर रखें और दोनों ओर से, आमतौर पर या हमेशा नहीं लेकिन हमेशा, और फिर हम अगली स्क्वाट में जाएंगे। ठीक है, तो अब जब आपने टिबिया रोटेशन कर लिया है तो वापस आएं और अपनी प्लेट फिर से ले लें। हम फिर से एडी को ऊंचा रखकर एक और 10 पुनरावृत्ति के लिए 3 सेकंड के लिए नीचे की स्थिति में पकड़कर जाएंगे। तो फिर से अपने पैरों को उसी प्रकार के ओवर एक्सेजरेटेड पोजीशन में सेट करें और फिर प्लेट को सामने रखें। 2, 3, और ध्यान दें कि कैसे चैड और मैं दोनों हिप्स को अच्छा खासा खोलते हुए नीचे बैठ रहे हैं। पैर को पूरी तरह से जमीन पर स्थिर रखें, लेकिन ग्लूट्स को अच्छी तरह से दबाने पर ध्यान दें और खुद को आराम से निचली स्थिति में खोलें। और एक और डेमो के लिए 1, 2, 3, पीछे। अब जब हमने वह स्क्वाट सीक्वेंस कर लिया है तो हम अपनी तीसरी मोबिलिटी ड्रिल पर वापस जाते हैं जो चार्ट डेमो करेगा। तीसरी मूवमेंट ड्रिल को हीरोइश पोज कहते हैं। ये एक योगासन है जो हीरो के पोज के समान दिखता है। शुरू में आप अपने हाथों और घुटनों के बल झुकेंगे। अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो इससे आपकी जांघ की हड्डियों में भी खिंचाव होगा, टखने का विस्तार भी, लेकिन ज़्यादातर हम घुटने को मोड़ने पर काम कर रहे हैं। आप घुटने को कितना मोड़ सकते हैं और उस संदर्भ में खींच रहे हैं। पहले अपने बड़े अंगूठे को साथ रखें ताकि वे एक दूसरे को छुएं। इसके बाद अपनी एड़ियों को जितना हो सके उतना खोलें। अगर आपकी टिबिया और आपके टखने तंग हैं तो हो सकता है कि आप इसे ज़्यादा नहीं कर पाएँ, तो यहाँ पूरी कोशिश करें। आपके घुटने आगे की तरफ एक साथ होंगे। अगर पहले कभी नहीं किया है तो धीरे धीरे और आराम से करें। जितना हो सके अपनी एड़ियों के बीच बैठें। अपने शरीर की सीमा का सम्मान करें। ठीक है, तो आमतौर पर मैं यहाँ 60 से 90 सेकंड तक रुका रहूँगा। और अगर आप, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आरामदायक, लेकिन अगर आप कुछ हद तक आरामदायक हैं या अगर आप इस स्थिति के आदी हो जाते हैं, हम वज़न जोड़ सकते हैं। आरोन, क्या तुम मुझे एक केटलबेल ला सकते हो? हम एक केटलबेल या पीछे एक बार के साथ वज़न जोड़ सकते हैं या सामने एक प्लेट पकड़कर थोड़ा वज़न जोड़ सकते हैं ताकि खिंचाव और स्थिति में मदद मिल सके। ठीक है, एक बार फिर से 60 से 90 सेकंड्स। एक चीज़ जो मैं नियमित रूप से करता हूं या सौंपता हूं जब लोग वज़न के आदी हो जाते हैं तो मैं उन्हें यहाँ 30 सेकंड के लिए पकड़े रहने के लिए कहता हूं और फिर 30 सेकंड के लिए और अधिक वज़न पकड़ने के लिए कहता हूं और फिर अंत में 30 सेकंड के लिए फिर से। बस एक और छोटा सा नोट, अगर आप रेंज की कमी है, अगर आप तंग हैं, शायद घुटने की सर्जरी हुई है या ऐसा कुछ, एक चीज़ जो मैंने लाभदायक पाई है रेंज में मदद करने के लिए वह है पीवीसी पाइप को घुटने के पीछे रखना और फिर बस उस पर बैठ जाना। और हाँ, और वहाँ मैं एक बार में सिर्फ एक पैर पर ध्यान केंद्रित करूँगा। फिर से 30 सेकंड यहाँ, इसे निकालें और फिर 30 सेकंड को समान रूप से पूरा करें। ध्यान देने योग्य यह है कि यह स्ट्रेच स्प्लिंट्स से परेशान लोगों के लिए भी फायदेमंद है। ये वास्तव में शिम के सामने की तरफ के सभी मांसपेशियों पर असर डालेगा। तो अब जब हम इसके साथ हो चुके हैं तो हम चौथे मोबिलिटी या स्क्वाट सीक्वेंस में जाएंगे जो फिर से सपोर्ट होल्ड होगा। फिर से मैं अपने पैरों को लगभग 1 फुट चौड़ी दूरी पर रखकर धीरे से नीचे की ओर जाऊंगा। मैं फिर सुनिश्चित कर रहा हूं कि मैं टखने की सीमा पर हूं, कूल्हों को आगे खींच रहा हूं। एक और बात जो मैं इस स्थिति में रहकर कहूंगा वह है क्वाड्स को ढीला करना। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ खुद को रोकें, इससे आपको कोई खिंचाव नहीं मिलेगा। आपको टखने के अंत तक और घुटने के अंतिम स्तर तक पहुंचना होगा। और इस बात पर ध्यान देना भी बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आपके पास थोड़ा सा नितंब की लंबाई है, अगर इस स्थिति में पीठ में थोड़ा गोलाई है तो ये ठीक है। हमारा मुख्य लक्ष्य खुद को पूरी तरह से खोलना और उन गहरी अवस्थाओं की खोज करना है। बिना किसी भार के पीठ को थोड़ा गोल करने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। जैसे ही हम गतिशीलता सुधारते हैं वह समय के साथ घटनी चाहिए। तो मुझे खुशी है कि तुमने यह कहा आरोन, क्योंकि मैंने एक शानदार ड्रिल खोजी है जो किसी को स्थिति का समन्वय सीखने में बहुत ही प्रभावी ढंग से मदद कर सकती है। यहाँ पर स्थिति का समन्वय अलग हो गया है। नीचे बैठे हुए खुद को ऊपर उठाने के बजाय जितना ज़्यादा दबाव बना सकते हैं बना रहे हैं। मैं उस दबाव को सह सकता हूँ क्योंकि मैं उस स्थिति का आदी हूँ। बिना सोचे मेरी गतिशीलता अच्छी है। लेकिन कई एथलीटों के लिए यहाँ बड़ा चढ़ाकर करना ज़रूरी है। अपने क्वाड को आराम देने की सोचो। आपको घुटनों को ठीक से खोलने में थोड़ी अतिशयोक्ति करनी पड़ सकती है, लेकिन जब सही समन्वय समझ में आ जाए तब बट विंक पूरी तरह खत्म या कम हो जाएगा। उस स्थिति में, विशेष रूप से जब आप अपनी पसंदीदा गतिशीलता के साथ आगे और पीछे काम कर रहे हों, तो यह बहुत ही सही है।
अब हम अपने अंतिम गतिशीलता अभ्यास पर आ गए हैं, जो हिप के लिए एक बैंडेड जॉइंट मोबिलाइजेशन होगा। इसे सही तरीके से करने के लिए बैंड को अपने हिप में जितना ऊंचा हो सके उतना ऊंचा ले जाएं। इस पर बहुत अधिक तनाव डालें। तुरंत जमीन पर आएं दोस्तों, क्योंकि यदि आप बहुत दूर तक चलने की कोशिश करते हैं तो यह आपको खींच लेगा। अब कमर की बैंडेड जॉइंट मोबिलाइजेशन के दो हिस्से होते हैं। पहला कदम है कूल्हे के आंतरिक रोटेशन में धकेलते हुए उसकी गतिशीलता। अब इस स्थिति में जब मैं अपने घुटने को अपने शरीर के पार धकेलता हूं तो मैं वास्तव में कूल्हे के आंतरिक रोटेशन की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। यदि किसी को हिप इंपिंजमेंट की समस्या है तो यहां थोड़ी सी चुभन महसूस होगी। ऐसे में बैंड पर थोड़ा और खिंचाव डालें और यह इसे हटा देगा, पर मैं अधिक हिप इंटरनल रोटेशन की गतिशीलता की ओर धक्का दूंगा। आप सांस बाहर छोड़ें और अपने निचले शरीर की मांसपेशियों को आराम दें। यह सही से करते वक्त आपके पार्श्व कूल्हे में हल्का खिंचाव महसूस होना चाहिए। इसे कुछ सेकंड के लिए रोकें और फिर ध्यान से अभ्यास के दूसरे हिस्से में जाएं। हाथ फर्श पर रखें, घुटना बाहर ले जाएं और ग्लूट्स को कसकर दबाएं। तो आप इस खुले कूल्हे के बाहरी घुमाव वाली स्थिति में और अधिक खोल रहे होते हैं। आप कुछ सेकंड तक अपनी ग्लूट को जोर से सख्त करेंगे, फिर वापस जाएं। हम कूल्हे के आंतरिक रोटेशन की गतिशीलता की ओर, फिर बाहरी रोटेशन की ताकत और स्थिरता पर तंत्रिका मांसपेशीय रूप से शरीर को तैयार करते हुए, ताकि पार्श्व ग्लूट सक्रिय हों और कूल्हा मुड़ी स्थिति में खुले, जो गहरी स्क्वाट का सबसे नीचे वाला हिस्सा है। तो इसे 10 बार के लिए आगे और पीछे ले जाएंगे और फिर हम अपनी स्क्वाट अनुक्रम की आखिरी कड़ी पर पहुंचते हैं, जिसमें हम अपनी सहारे हटा देते हैं और हम बस अपना गॉबलेट स्क्वाट करेंगे। 10 बार 3 सेकंड की होल्डिंग के लिए, लेकिन इस बार बिना किसी सपोर्ट के। तो नीचे 1 2 3, 1 2 3 और ये है हमारा डेमो का सबसे आखिरी और अंतिम प्रयास। 1 2 3। अब आप इसे ध्यान से और अच्छे से देख सकते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह विभिन्न गतिशीलता अभ्यासों का सिर्फ एक उदाहरण है। यदि आपको लगता है कि आपकी कुछ विशेष गतिशीलता की जरूरतें हैं, उदाहरण के लिए आपके कूल्हे ठीक हैं लेकिन आपके टखने पर ज्यादा काम करने की जरूरत है, तो आप उन स्क्वाट अनुक्रमों और गतिशीलता अभ्यासों के बीच आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ टखने की गतिशीलता करें। तो आपके पास टखने की बॉक्स स्ट्रेच या टिबियल रोटेशन के 2 राउंड हो सकते हैं, या आप जोड़ सकती हैं जैसे कि एक बैंडेड जॉइंट मोबिलाइजेशन। तो फिर से इस प्रक्रिया में बहुत सारी स्वतंत्रता है जो आप उसमें लगा सकते हैं, जो आपको ठीक लगता है। लेकिन फिर से हम आमतौर पर गतिशीलता अभ्यास कर रहे हैं। स्क्वाट अनुक्रम उठी हुई एड़ी से शुरू करके खुद को बढ़ी हुई स्थिति में खींचते हुए और आगे पीछे जाते हुए। क्या इसमें और कुछ जोड़ना चाहिए? नहीं, मेरा मतलब है मुझे इसका सामान्य विचार बहुत पसंद है। अगर आपको कई क्षेत्रों में गतिशीलता की कमी महसूस होती है तो यह उन अभ्यासों के साथ एक बेहतरीन अनुक्रम है जो हमने इस्तेमाल किए थे। लेकिन जैसा आपने कहा, आप उन्हें व्यक्तिगत तौर पर बदल सकते हैं। हम ज़मीन से शुरुआत कर रहे हैं और इन मोबिलिटी ड्रिल्स में ऊपर की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। साथ ही प्रगति का उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। भिन्न स्क्वाट प्रकार। वहां जाओ और फिर से नंगे पांव। अपने वेटलिफ्टिंग जूते उतार दो। मेरे सभी ओलंपिक लिफ्टर्स और क्रॉसफिटर्स, कुछ समय जमीन पर बिताइए और अपने संतुलन को महसूस करिए और उन समस्याओं को सामने लाइए जिनका हमें अक्सर एहसास नहीं होता है, क्योंकि हम हमेशा जूतों में रहते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी प्रस्तुत की गई सामग्री पसंद आएगी। कृपया YouTube पर चैट को फॉलो करना ना भूलें, उसके पास बढ़िया जानकारी है। अगर कोई सवाल है तो नीचे टिप्पणी में बताएं। और अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो स्क्वैटिंग यूनिवर्सिटी चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक खुश स्क्वैटिंग।